हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि ऑनलाइन मोड में हुए थे, और इनको हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ 8 जनवरी 2022। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पेज है, इंस्टा ID और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका रिलेटेड है टाइड से। ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइड्स इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर चूज करनी है। सही ऑप्शन की अगर बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए प्रबल गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ज्वार-भाटा आता है। तो जो एक तरह से हम बात करें टाइड्स की, तो वो किस वजह से आते हैं? जो सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके कारण जो फोर्स लगता है, उसकी वजह से ही ज्वार भाटा आते हैं। लेकिन जो बाकी स्टेटमेंट्स दी हैं, ये यहाँ पर गलत दी हैं। यहाँ पर अगर बात करें पहली स्टेटमेंट की, तो कम ज्वार नौवहन में मदद करते हैं, तो ये गलत है। जो हाई टाइड्स होते हैं वो नेविगेशन यानी नौवहन में मदद करते हैं। समुद्र के पानी का महीने में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना ज्वार कहलाता है, तो ये गलत है। महीने में 2 बार नहीं बल्कि दिन में 2 बार, यहाँ पर ये छोटा सा करेक्शन है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं जिसकी वजह से आप मिस्टेक्स करते हैं। यह उच्च ज्वार है जब पानी सबसे निचले स्तर तक गिर जाता है और किनारे से घट जाता है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है क्या? उच्च ज्वार होता है ये उच्च ज्वार नहीं बल्कि लो टाइड होता है, निम्न ज्वार होता है जब पानी निचले स्तर तक गिर जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से 4th स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। जो अभी स्टेटमेंट में दी थी चीज़, वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। तो ज्वार जो है वो जल का उच्चतम स्तर होता है। जब ऊंचाई तक, हाईएस्ट लेवल तक पानी ऊंचा उठता है, वो होता है ज्वार, और जब नीचे वो गिरता है पानी, उसको कहते हैं भाटा। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं क्या? हाई टाइड कहते हैं ज्वार को, और लो टाइड कहते हैं किसको? भाटा को। तो ज्वार कैसे बनते हैं? ज्वार वही टाइड्स का फॉर्मेशन अभी हमने स्टेटमेंट में देखा था कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे का कारण बनता है। तो मेन पॉइंट ये याद रखेंगे किस वजह से ज्वार भाटे आते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर जैसे कि हमने भी देखा कि हाई टाइड्स किसको कहते हैं, लो टाइड्स किसको कहते हैं। तो हाई टाइड्स वही जब ऊंचे स्तर का जो पानी है वो उठता है, उसको कहते हैं हाई टाइड्स। तो ये क्या होता है, इसमें सिचुएशन कैसी रहती है? कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, इस तरह की या फिर इस तरह की, दोनों सिचुएशन जब होंगी। अब क्योंकि देखो, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के संपर्क में आ रहा है दोनों ही कंडीशन में, या तो इधर है या तो फिर इधर है। तो इस कंडीशन में आते हैं क्या? हाई टाइड्स। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के निकट आ जाता है। जैसे जो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जैसे कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है खिंचाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वैसे ही ये खिंचाव पैदा करते हैं चंद्रमा और सूर्य। अब जब खिंचाव होगा तो पानी जो है ना उसी तरफ जाएगा जहाँ पर खिंचाव उसको मिलेगा। तो इसी वजह से ऊंचाई तक जो है पानी की जो लहरें होती हैं वो जाती हैं। यहाँ पर तो ये उच्च ज्वार का कारण बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में होते हैं। तो जब ये एक ही पंक्ति में होते हैं तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। यानी कि जो सबसे ऊंचे, अगर आपसे पूछा जाए कि किन दिनों के दौरान सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, तो इन दिनों के दौरान पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पर सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, जिनको कि हम कहते हैं क्या? वृहत ज्वार। तो इनको हम कहते हैं क्या? स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स। वैसे तो ऊंचे ज्वार उठते ही हैं नॉर्मल डेज में, दिन में 2 बार तो ये घटना होती ही है, लेकिन इसके अलावा जब सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल एक तरह से होता है, वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है, उसको हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। तो हाई टाइड से मतलब हम कहेंगे हाई टाइड्स ही होते हैं ये भी, लेकिन इनको थोड़ा अलग नाम दे दिया क्योंकि ये सबसे ऊंचे होते हैं। तो ये कंडीशन बनती है उसमें। अब देखो दूसरा क्या दिया है यहाँ पर कि जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी चतुर्थांश में होता है, एक तरह से हम ये कहें इस सिचुएशन में होता है, और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल
विपरीत दिशाओं से महासागरीय जलवा पड़ता है तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। अब देखो इधर से भी खिंचाव पड़ रहा है और इधर से भी खिंचाव पड़ रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण नीप टाइड्स आते हैं, लघु ज्वार भाटा इसको कहते हैं। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स, ज्वार के लाभ क्या हैं, जो कि हमें अब इसमें दिए थे स्टेटमेंट में दिया था कि निम्न ज्वार जो होते हैं नौ संचालन में मदद करते हैं, जबकि इसका अपोजिट है। जो हाई टाइड्स होते हैं वो नौ संचालन में मदद करते हैं। वे तटों के करीब जल स्तर बढ़ाते हैं, जिससे जहाज़ों को बंदरगाह पर आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि नौ संचालन में जो है ये मदद करते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं और ज्वार बिजली पैदा करने में सहायक होते हैं, और आपको ये प्लांट भी मिल जाएंगे इनके, टाइडल पावर प्लांट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये रिलेटेड है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल के घनत्व से। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी है और सही आपको इसमें चुनना है। सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी आर ट्रू। तो वायुमंडल का जो घनत्व है ऊंचाई के साथ बदलता है, ये बात सही है, और वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर अधिकतम होता है, ये बात सही है। जो सी है समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व न्यूनतम होता है, ये बात यहाँ पर गलत है। देखो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो डिपेंड करती है कि हवा में कितना प्रेशर है, कितना उसमें ह्यूमिडिटी है, कितना उसमें टेम्परेचर है। देखा होगा ना आपने, जो एटमॉस्फेयर है हमारा ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर भी आपका देखा होगा आपने, रेगुलर डे बाय डे अलग अलग टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो ये जो होता है ये इन सब से डिसाइड होता है क्या एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी है, वायुमंडल का घनत्व कितना है। और ये आपका ऊंचाई के साथ घटता बढ़ता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कि ऐसा नहीं है कि अभी ग्राउंड लेवल पर जो है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जो नीचे है वो ऊपर भी आपको मिलेगी, वहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि समुद्र तल पर अधिकतम होता है जो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होती है। तो अब समुद्र तल तो देखो जो हमारा समतल एरिया है उससे हम मापते हैं। मैंने आपको किसी चैप्टर में ये पढ़ाया भी था समुद्र तल, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है आपको, जो वायुमंडल का जो घनत्व है समुद्र तल पर जैसे अधिकतम ये होता है, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ साथ ये घनत्व जो है कम होता जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं आपकी, जैसे क्षोभमंडल जो है स्टार्टिंग वाली लेयर है उस पर अधिकतम आपको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम मिलेगा आपको ये डेंसिटी एटमॉस्फेयर की। लेकिन जो लास्ट वाली लेयर है एक्सोस्फेयर, जो एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल है, वहाँ पर आपको जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कम मिलेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है जो ज़मीन की सतह पर, हमारी पृथ्वी की सतह पर तो ज़्यादा होती है, यानी कि जिसको हम समुद्र तल भी कह सकते हैं, समुद्र लेवल, सी लेवल, और यहाँ से लेकर के जो ऊंचाई तक हम बढ़ेंगे तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। इससे अगर आपके और भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये पॉइंट याद रहेगा, तो उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखो यहाँ पर दिया है यही पॉइंट जो हमारा स्टेटमेंट में दिया था कि वायुमंडल का जो घनत्व है ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। मैंने आपको बताया था, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में से एज इट इज़ लाइनें उठाई गई हैं। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम लाइन जो है उठाई गई है, उसमें क्वेश्चन में दी गई है। और अगर किताबों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी और क्वेश्चंस के आंसर भी आप अच्छे से कर पाएंगे। आता तो देखो 6 to 8 की बुक्स में से ही है, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ पाता, ना कोई समझ पाता। लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें कन्फ्यूज़न होता है, फिर कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट आया। तो किताबों से पढ़ेंगे अगर सही तरीके से तो ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये पॉइंट भी दिया था वहाँ पर, समुद्र तल पर अधिकतम होता है ये, और ऊपर जाने पर तेज़ी से घटता है। देखो एकदम रैपिडली ये डिक्रीज़ होता है। और अगर बात करें पर्वतारोहियों की, तो पर्वतारोहियों को सांस लेने में सक्षम होने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है ना ऊंचाई के साथ। अब डेंसिटी में सारी चीज़ें इंक्लूड है, हमारा टेम्परेचर और हमारा जो हवा है, कौन सी जो हवा है वायुमंडल में उपस्थित है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो ये सभी चीज़ें जो है ये हमारी जो डेंसिटी है वो बनाती है एटमॉस्फेयर की। तो सिलेंडर ले जाना पड़ता है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ज़्यादा ऊंचाई पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो हमारी बॉडी है
वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, एक लेवल तक ही सर्वाइव कर पाती है। वो उसका कारण वही है कि वो एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ पर वैसा जैसा पृथ्वी पर अवेलेबल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान भी कम होता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, और ये जगह जगह बदलता रहता है। कुछ क्षेत्रों में उच्च दबाव मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में कम दबाव मिलेगा, और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गतिशील वायु को हवा के रूप में जाना जाता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटूर बैरियर के लिए है। कंटूर बैरियर के लिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी है और सही आपको पहचाननी है। सही की बात करें यहाँ पर तो देख लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4। आकृति के साथ अवरोधों को बनाने के लिए पत्थरों, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। देखो ये जो कंटूर बैरियर्स होते हैं ये एक तरह से अवरोध कह सकते हैं हम। अवरोध जो होते हैं ये अवरोध किस चीज़ के लिए होते हैं? ये अवरोध इसलिए बनाए जाते हैं खेतों में जहाँ पर फसल उगाई जाती है वहाँ पर ही बनाए जाते हैं। और ये किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है, पत्थरों से बनाया जा सकता है, घास से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं। ये एक तरह का बैरियर हम लगा देते हैं बीच बीच में। खेत अगर होंगे किसी के तो उसको पता होगा, तो ये बीच बीच में जो है एक तरह से बैरियर जैसे बना दिए जाते हैं। और इन बैरियर का कई चीज़ें मतलब ये करता है, कई चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि ये मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। दूसरा ये इक्वली जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको करता है, जैसे कि किसी एक पार्ट में ज़्यादा पानी ना चला जाए, किसी एक पार्ट में बिल्कुल भी पानी ना पहुँचे, तो उसको भी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको इस तरह से मिलेंगे बैरियर्स। ये मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं, घास से भी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से इनको बना देते हैं बैरियर्स को, तो कई चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। एक है मल्चिंग, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, तो ये डायग्राम में थे तो मैंने ले लिया। यहाँ पर ये कुछ ऐसी जो है होती है खेती जिसमें कि जो ओपन सरफेस होता है उसको हम कवर कर देते हैं घास वगैरह से, उसको हम कहते हैं क्या? मल्चिंग कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स होती हैं जहाँ पर हम पौधे लगा देते हैं बाउंड्रीज पे, जिससे कि मिट्टी का कटाव रोका जा सके हवा या पानी के द्वारा, तो ये कहलाती है शेल्टर बेल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। और ऋतु प्रवास एक तरह से होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करना, मूवमेंट करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज ट्रू। ए जो है वो है कि ऋतु प्रवास लोगों का एक मौसमी आवागमन है। ट्रांसह्यूमेंस इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट होता है लोगों का। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे में दिया है कि ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का एक उदाहरण है। तो अब क्योंकि मौसमी आवागमन है तो ये गलत हो जाएगा। ऋतु प्रवास करते समय लोग परिवहन के उन्नत साधनों का उपयोग करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो उनके जो कैटल होते हैं उनके थ्रू ही वो आवागमन करते हैं, अपने जानवरों के थ्रू ही। तो ऐसा कोई उन्नत साधनों का वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये लोग जानवर भी पालते हैं और जानवरों को ही फिर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे इंडिया में बात करें तो डंकीज़, या फिर बात करें कैमल, या फिर हम बात करें जो बैल हैं, ये यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये इनको पालते भी हैं और इनको ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ में भी ये लेते हैं। और मौसमी आवागमन है, एक मौसम से दूसरे मौसम के बीच का जो अंतराल होता है उसमें फिर ये मूवमेंट करते हैं ये लोग। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक तरह से डेफिनेशन के तौर पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि एक मौसमी चक्र में पशुओं को एक चरागाह से दूसरे चरागाह में ले जाने की क्रिया या फिर अभ्यास है। बेसिकली ये पशुओं के लिए ही जाते हैं और आमतौर पर सर्दियों में तराई और गर्मियों में ऊंचे इलाकों में। तो हम ये कह सकते हैं सर्दियों में तराई पे आ जाते हैं ये। जैसे आपने देखा होगा ना पहाड़ों पर तो जो ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, बर्फ़ गिरने लगती है, तो वहाँ पर तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में क्या करते हैं, तराई वाले एरिया में आ जाते हैं। जो पहाड़ों से नीचे वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर आ जाते हैं नीचे वाले एरिया में। और गर्मियों में ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडक मिलती है, नीचे गर्मी रहेगी, तो ठंडक के लिए वहाँ पर फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका क्या होता है, इस तरह से इनका प्रवास होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो आपको वो प्लेस बताना है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है। सही ऑप्शन हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र। तो तारापुर महाराष्ट्र ऐसी जगह है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है। वैसे अगर बात की जाए तारापुर महाराष्ट्र की, यहाँ पर जो पावर प्लांट दिया है वो न्यू एटॉमिक पावर प्लांट दिया है, यहाँ पर दिया है थर्मल पावर प्लांट।
तो एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एटॉमिक पावर प्लांट के नाम से मिलेगा, तारापुर महाराष्ट्र। तो छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स वैसे मिल जाती हैं ये क्वेश्चंस में भी और बुक्स में भी, कुछ कह नहीं सकते इसमें अब, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की में दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मानेंगे। और अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर कल्पक्कम तमिलनाडु जो है ये यहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। अगर मैं बात करूँ इनमें डिफरेंस की कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है और थर्मल पावर प्लांट में अंतर क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं इसमें ये एक तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन थर्मल पावर प्लांट में ये यूज़ करते हैं नेचुरल जो फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोयला जो होता है या फिर नेचुरल गैस होती है, इस तरह से ये यूज़ करते हैं। तो आगे एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो पावर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों तरह के पावर प्लांट्स आपको मिलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स। जो न्यूक्लियर हैं वो रेड कलर से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है नरोरा और उकाई, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर तारापुर और यहाँ पर कल्पक्कम, सॉरी ये अलग नाम है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, छोटा है, कल्पक्कम यहाँ पर है। तो इस तरह से इनको देख लेंगे। आपको ये मैप मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा और आपको ये इंटरनेट पर मिल जाएगा, अब चाहें तो इनको डिटेल में देख सकते हैं। और जो थर्मल पावर प्लांट है इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारे स्टेट्स में ये प्लांट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक मध्य स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं और इसमें से आपको चूज़ करना है। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, C और D। अगर हम खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम A, C, D को ले सकते हैं, जैसे कि रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल। देखो रिन्यू हम नहीं लेंगे, रिन्यू नहीं किया जा सकता खनिजों को, क्योंकि खनिजों के फॉर्मेशन में 1000 ईयर्स लगते हैं, थाउजेंड्स मतलब हज़ारों साल लगते हैं, तो इसका हम रिन्यू नहीं कर सकते इनको, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। हम ले सकते हैं रीयूज़ करें हम उनको रिड्यूस करें, यानी कि कम प्रयोग करें उनका, जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करें, वेस्ट ना करें उनको। और रिसाइकल हम ले सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हमने यूज़ कर ली है उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर A, C और D जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कपास की फसल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, सही अगर देखें तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन 1, ओनली A इज़ ट्रू। इसकी वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिनों और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हैं। इसको भारी बारिश की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसके लिए रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है, ये काली मिट्टी में होती है, आपने अक्सर सुना भी होगा। तो काली मिट्टी जो है कॉटन की क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये जहाँ पर सूखा एरिया होगा वहाँ पर जो है इसका काफ़ी उत्पादन होता है कॉटन का। इसी का रीज़न है कि डेक्कन प्लेटू में ये ज़्यादा उगाई जाती है कॉटन, इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव प्रतियोगिता का संबंध भारत के किस त्यौहार से है। एक फेस्टिवल है काफ़ी फेमस, उस पर इस बोट रेस का आयोजन जो है किया जाता है, वो फेस्टिवल आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ओणम। ओणम ऐसा फेस्टिवल है जिस पर ये बोट रेस जो है की जाती है, नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और ये फेस्टिवल केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मैंने ये इसलिए ऐड कर दिया जिससे कि आपको और कुछ पॉइंट्स के बारे में पता चले, हो सकता है और चीज़ें पूछ ले केरल के बारे में। तो यहाँ पर मत्स्य पालन और कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है लोगों का, ऑक्यूपेशन जो है मुख्य, वो ये दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर मछली पकड़ने वाले जाल चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। ये आपको डाइवर्सिटी वाले चैप्टर मिल जाएगा केरल और लद्दाख के बारे में। उन्हें चीना वाला कहते हैं, जो कि ये जाल होते हैं मछली पकड़ने वाले। तलने के लिए जो बर्तन है उसको चीना चट्टी कहते हैं और इन शब्दों की उत्पत्ति चीन से हुई है। और यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन की बात करें तो मछली, सब्जी और चावल है। और नाव प्रतियोगिता केरल में मनाए जाने वाले ओणम फेस्टिवल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखो ये लाइन भी एज इट इज़ यहाँ से ले ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो लद्दाख के बारे में, पिछला जो था वो केरल के बारे में था, दोनों एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। यहाँ पर लद्दाख से रिलेटेड दिया है असर्शन और रीज़न।
तो अजर्शन और रीज़न मैंने बताया था, जो पहला जो अजर्शन होता है उसका रीज़न जो सेकंड दिया होता है वो हमें देखना होता है। पहले तो इन दोनों को देखना होता है कि सही है कि गलत है, और फिर इसका रीज़न भी हमें चेक करना होता है कि ये सही रीज़न दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। लद्दाख के लोग मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं, बात बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है, फिर भी भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, इसीलिए ये गलत है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो लद्दाख के बारे में भी आपको डाइवर्सिटी वाले चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में जो शामिल हैं वो हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के 3 अंग हैं, आपको पता ही है, तो तीनों ही यहाँ पर दिए हैं, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल से हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी सोशल साइंस में। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, जिससे अच्छा लगे मुझे। ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा आंसर करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो कल से हम लाइव क्लास करने वाले हैं, कोशिश रहेगी 4 बजे से मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि 4 बजे जो है ज़्यादातर लोग फ्री रहते हैं, उस टाइम पर देख सकते हैं। बाकी अगर सूट नहीं किया ये टाइमिंग तो फिर टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, फ्लेक्सिबल रहेगा टाइमिंग हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।